नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल सेल कल्चर। और एनिमल सेल कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो भी आपका सेल कल्चर या टिश्यू कल्चरिंग होती है, वो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग हो या एनिमल सेल कल्चरिंग हो, इसकी अगर हम बात करते तो एनिमल सेल कल्चर or simply cell culture is the technique in which tissue or cell are grown on artificial medium which is separated from the parent organism is known as a tissue culture। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, जो भी आपका टिश्यू या फिर सेल है उसको आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर एक ऑप्टिमम कंडीशन में ग्रो किया जाता है, ठीक है। और ये जो टिश्यू है ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट होता है, तो इसलिए आपको जो भी फेवरेबल कंडीशंस होती है ग्रोथ के लिए वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ये सब मीडियम या कंडीशंस आर्टिफिशियल होगा। तो एनिमल टिश्यू कल्चर में आप प्लांट टिश्यू को भी ग्रो कर सकते हो और एनिमल टिश्यू को भी ग्रो कर सकते हो। तो प्लांट टिश्यू को अगर आप ग्रो करते तो उसको बुलाता है प्लांट टिश्यू कल्चरिंग, जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। और जिस कल्चर में एनिमल टिश्यू को ग्रो किया जाता है उसको बोला जाता है एनिमल टिश्यू कल्चरिंग, ठीक है। अब एनिमल टिश्यू कल्चरिंग की बात करते, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग की बात करते, या फिर और लोअर लेवल पे अगर आप जाओगे तो सेल कल्चरिंग में आपका बैक्टीरियल कल्चर भी आएगा, बराबर। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट जो है इनको ग्रो करना जितना इजी होता है उतना एनिमल के केस में आपका जो एनिमल टिश्यू है उसको ग्रो करना इतना इजी नहीं रहेगा। तो एनिमल सेल्स जो है इनको कल्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। एनिमल टिश्यू कल्चरिंग जो है ये हमने बोला है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये डिफिकल्ट क्यों है एज कंपेयर विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। तो ये डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। डिफरेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की वजह से ये आपका डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी बात क्या है, आपका जो एनिमल टिश्यू होता है इसको स्पेसिफिक सरफेस की जरूरत होती है, स्पेसिफिक सपोर्ट की जरूरत होती है जिसके ऊपर वो ग्रो कर सकता है, जैसे मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो डिफरेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, उसके बाद में आपका स्पेसिफिक सपोर्ट या सरफेस रिक्वायर्ड होता है इसको, ठीक है। और इसी की वजह से आपका जो एनिमल टिश्यू कल्चरिंग है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट एनिमल टिश्यू कल्चरिंग जो है इसमें आप दो टाइप के सेल को कल्चर कर सकते हो। डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड मतलब स्पेसिफिक टिश्यू जो है इसके सेल को आप कल्चर कर सकते हो, या फिर अनडिफरेंशिएटेड मतलब जैसे आपका प्लांट के केस में कैलस होता है तो वैसे ही यहाँ पे आपका ट्यूमर सेल रहेगा या टिश्यू जो रहेगा उसको आप कल्चर कर सकते हो। तो जो एनिमल टिश्यू कल्चर है इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट में
सबसे पहले कोई भी कल्चरिंग अगर आपको करना है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो, प्लांट का हो या फिर एनिमल का हो, उस केस में पहला रिक्वायरमेंट आपका होता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिशनल मीडिया। तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा इसका? तो न्यूट्री रिक्वायरमेंट ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। आपका जो एनिमल टिश्यू कल्चर होता है, इसमें मोस्ट इसेंशियल होते हैं आपके वो 9 अमीनो एसिड, जो एनिमल के लिए क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, ठीक है। इसेंशियल मतलब जिसको एनिमल सिंथेसाइज नहीं कर सकता, तो 9 अमीनो एसिड्स आपको मीडिया में यूज करने पड़ेंगे। कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमने पढ़े थे? आपके पास हिस्टिडीन होता है, ठीक है। आपके पास आइसोल्यूसिन होता है, आपके पास ल्यूसीन होता है, लाइसिन होता है, ठीक है। उसके बाद में मिथियोनिन, उसके बाद फिनिलैलनिन, थ्रियोनिन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन और वैलिन, ठीक है। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसके अलावा भी कुछ एनिमल टिश्यू कल्चर में सिस्टीन और ग्लूटामीन एंड टायरोसिन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो कोई सेल के लिए आपको ये एक्स्ट्रा के अमीनो एसिड्स ऐड करने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अमीनो एसिड के अलावा आपको विटामिन की जरूरत पड़ती है। जैसे अपन ने प्लांट के केस में बोला था कि विटामिन तो हमें वहां पे रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि प्लांट विटामिन का सिंथेसिस कर सकता है। बैक्टीरियल कल्चर में भी विटामिन का ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया भी विटामिन को सिंथेसिस कर सकते हैं, बट एनिमल सेल विटामिन का सिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आपको विटामिन को ऐड करना जरूरी होगा। उसके बाद में आपका सॉल्ट, ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स, ग्लूकोज आपको ऐड करना पड़ता है। उसके बाद में वेरियस फैक्टर्स जो ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं सीरम में। जैसे आपके पास प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एंजाइम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका सीरम में प्रेजेंट होता है, जो बैक्टीरिया, जो आपके एनिमल सेल के ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं। तो इन दिस वे ये आपका बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। आप पर्टिकुलर टिश्यू के हिसाब से न्यूट्रिएंट, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, न्यूट्रिएंट मीडिया जो है, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल मीडिया, ठीक है, और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल मीडिया। तो आर्टिफिशियल मीडिया क्या है, नेचुरल मीडिया क्या होता है? तो अगर हम नेचुरल मीडिया की बात करते हैं,
तो नेचुरल मीडिया में सबसे पहला कंपोनेंट होता है ब्लड क्लॉट, ठीक है, क्योंकि ब्लड क्लॉट जो है इसमें आपको प्रोटीन्स मिलता है, उसके बाद सेकेंड बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जो है इसमें आपके पास एग्जाम्पल है अमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, उसके बाद में प्लूरल फ्लूइड, उसके बाद इंसेक्ट इमोलिंग, एक्वियस, ह्यूमर फ्रॉम आई। इसके अलावा भी इसके अलावा भी आप अलग अलग फ्लूइड यूज कर सकते हो, जिसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है सीरम, ठीक है। तो सीरम जो है ये अलग अलग सोर्स से सीरम को आइसोलेट किया, जैसे अपन बोलते हैं कि सीरम ब्लड से आइसोलेट किया जाता है, बट ब्लड जो है आप अलग अलग एनिमल का यूज कर सकते हो, ह्यूमन का, हॉर्स का, काल्फ का, ठीक है। तो अलग अलग जो सैंपल है आपके ब्लड सैंपल, जैसे अपन ने लिखा ह्यूमन, ठीक है, काल्फ, उसके बाद में हॉर्स ब्लड, ठीक है। इसके अलावा आप अलग अलग सोर्सेज से ब्लड सैंपल को कलेक्ट करके सिरप का आइसोलेट कर सकते हैं, बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है फिटल काल्व सीरम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला था कि आपका जो सीरम होता है इसमें प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल्स, एंजाइम्स, ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं। उसके बाद में टिश्यू कल्चर, सॉरी, उसके बाद में टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स, तो अलग अलग टिश्यू के एक्सट्रैक्ट्स भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जैसे चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट, या फिर बोवाइन एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा अलग अलग टिश्यू जैसे लीवर हो गया, ठीक है, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया, तो इसके भी एक्सट्रैक्ट यूज किए जाते हैं, ठीक है। टिश्यू एक्सट्रैक्ट जो है ये नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट डिसएडवांटेज क्या है, ये जो नेचुरल मीडियम होता है
इसके डिसएडवांटेज ये है कि इनका जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन होता है ये कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो इनका कंपोजिशन वेरिएबल होता है, क्योंकि सीरम की अगर अपन बात करते तो सीरम का कंपोजिशन रोज चेंज होता है। ये डिपेंड करता है आपके फूड कंजम्पशन के ऊपर कि आप क्या खा रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है वो चेंज होते रहता है। तो नेचुरल मीडिया का एक ही डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट कंपोजिशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो नेचुरल मीडिया है मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है फॉर द ऑर्गन कल्चरिंग। ऑर्गन कल्चरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल मीडिया। ये हमने पढ़ा था कौन सा, नेचुरल। आर्टिफिशियल मीडिया की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिफिशियल मीडिया जो है इसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट, अगर कोई भी एक्सप्लांट अगर आप ला रहे हो और एक्सप्लांट को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए टाइम लगता है, लैब तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए टाइम लगता है। जो भी अपन सैंपल लेते, टिश्यू सैंपल लेते या सेल सैंपल लेते, तो वो कभी भी सैंपलिंग लैब में नहीं ली जाती, क्योंकि जो एनिमल टिश्यू कल्चर लैब होता है या प्लांट टिश्यू कल्चरिंग लेबोरेटरी होती है, इसमें कंटेमिनेशन थोड़ा भी नहीं चाहिए। इसलिए जब अपन सैंपलिंग लेते तो उसकी वजह से कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए सैंपलिंग कभी भी टिश्यू कल्चर लैब में नहीं की जाती, सैंपलिंग आपको बाहर ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इमीडिएट सर्वाइवल का मतलब क्या है कि सैंपलिंग लेने के बाद में उसको आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन में, कोई ना कोई मीडिया में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो टिश्यू है उसका, उसमें जो भी सेल है उसका डेथ हो जाएगा। तो इमीडिएट सर्वाइवल जो है इसके लिए यूज किया जाता है BSS। BSS का मतलब होता है बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर पीएच और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। दूसरा कि अगर टिश्यू को बहुत लंबे समय तक आपको मेंटेन रखना है तो प्रोलॉन्ग सर्वाइवल के लिए भी आर्टिफिशियल मीडिया बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें BSS जो है इसके साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए सीरम को ऐड किया जाता है। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ऐड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, आर्टिफिशियल मीडिया इनडेफिनेट इनडेफिनेट ग्रोथ के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, और फोर्थ है कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो आपका स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनका कल्चरिंग भी अगर आपको करना है तो उसके लिए आर्टिफिशियल मीडिया आपको यूज करना पड़ेगा, जिसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को ऐड किए जाते हैं, है ना। तो आर्टिफिशियल मीडिया जो है इसको चार अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल मीडिया के चार टाइप्स है। एक, पहला
आर्टिफिशियल मीडिया विथ सीरम, दूसरा आर्टिफिशियल मीडिया विदाउट सीरम, मतलब ये सीरम फ्री मीडिया रहेगा। और तीसरा होता है आपका केमिकली डिफाइंड मीडिया। केमिकली डिफाइंड मतलब हर एक कंपोनेंट का एग्जैक्ट कंपोजिशन हमें पता होता है। और सबसे लास्ट में है प्रोटीन फ्री मीडिया, ठीक है। तो सीरम कंटेनिंग मीडिया जो है, इसमें सीरम को ऐड किया जाता है टू इंड्यूस द ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल, क्योंकि सीरम में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके टिश्यू ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो ईगल्स मीडिया का, ठीक है, ईगल्स मीडिया का, जिसमें हम 5 to 20% सीरम को ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका सीरम की अगर हम बात करेंगे तो सीरम हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे आपके पास में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपको इंसुलिन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो एक हार्मोन, ठीक है। अलग अलग हार्मोन्स को ये प्रोवाइड करेगा, ग्रोथ फैक्टर को प्रोवाइड करेगा और बायोमोलिक्यूल्स को भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में सीरम फ्री मीडियम, सीरम फ्री मीडियम मतलब क्या? जिसमें हम सीरम को ऐड नहीं करते, बट सीरम में जो जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे, है ना। तो सीरम फ्री बोला है या विदाउट सीरम वाला जो आपका आर्टिफिशियल मीडिया होता है, इसका एडवांटेज क्या रहेगा? तो इसके अलग अलग एडवांटेजेस है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो जैसे आपका विदाउट सीरम वाला या सीरम फ्री वाला जो आपका मीडिया है, इसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ जाती है, यील्ड आपको ज्यादा मिलती है। उसके बाद में जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, मतलब जैसे टिश्यू कल्चर जो है, इसको आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है ये इजी हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में सीरम में जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं रे? टॉक्सिक होते हैं। तो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सीरम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद में कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो सीरम प्रोटीज उसको डिग्रेड कर देता है। तो सीरम प्रोटीज जो है इसकी भी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो प्रोटीन डिग्रेडेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी आपके अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। बट डिसएडवांटेज क्या है सीरम फ्री मीडिया के? सीरम फ्री मीडिया का डिसएडवांटेज ये है कि अलग अलग सेल को आपको अलग अलग कंपोजिशन वाले मीडिया बना के देने पड़े, ठीक है। और हर एक मीडिया के केस में, हर एक टिश्यू के केस में अलग अगर मीडिया आपको बनाना है तो उसका कंपोजिशन अलग अलग रहेगा, वो पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ता है, ठीक है। हर एक टिश्यू कल्चर के लिए पीएच टेम्परेचर अलग मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। वो आपके जो भी कंपाउंड्स आप ऐड करते हो उसके साथ में उसको आपको चेंज करना पड़ता है। ग्रोथ रेट
आपका कम हो जाएगा, बहुत कम सेल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेल डेंसिटी कम मिल जाएगा, ठीक है। और आर्टिफिशियल मीडियम में अगर आपको ग्रोथ को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है रे, कंटिन्यूअसली कल्चर को अजाइटेशन में रखना पड़ता है। तो उस केस में सेल्स आपके बहुत ज्यादा डैमेज हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल मीडिया जो है इसमें कुछ एग्जांपल्स है आपके पास में, जो विदाउट सीरम वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मैक पॉइस 5A मीडियम है। उसके बाद में ईगल्स जो अपन ने ऊपर भी पढ़ा है, ईगल्स मिनिमल मिनिमल एसेंशियल मीडिया, ठीक है। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स है आर्टिफिशियल मीडियम विदाउट सीरम के, ठीक है। उसके बाद में केमिकली डिफाइंड मीडियम की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें जो भी आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को यूज करते हो वो आपके बहुत ही ज्यादा प्योर चाहिए, ठीक है। तो इसमें अपन क्या यूज करते रहे, अल्ट्रा प्योर ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको ग्रोथ फैक्टर उसमें ऐड करना है वो ग्रोथ फैक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन फ्री मीडिया जो है ये उस सेल कल्चरिंग के लिए यूज किया जाता है जिसमें आपको अलग अलग प्रोटीन की एक्टिविटी को डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। तो इन दिस वे आपके ये अलग अलग टाइप के मीडिया होते हैं एनिमल टिश्यू कल्चरिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इसके अलावा आपको क्या कंडीशन चाहिए मीडिया के अलावा, तो आपको गैस रिक्वायरमेंट होता है। कौन से गैस का रिक्वायरमेंट होता है, तो ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट होता है और CO2 का भी रिक्वायरमेंट होता है ना। तो दोनों गैसेस आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन CO2 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए बट इतना भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो आपके सेल को डैमेज कर दे, क्योंकि O2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है किसको, आपके मेम्ब्रेन। आपका जो CO2 है ये अगर मीडिया में डिजोल्व होता है, जैसे अपने ब्लड में डिजोल्व होता है, तो इट कन्वर्टेड इनटू HCO3, ठीक है। HCO3 इज कन्वर्टेड इनटू H2CO3, ठीक है। तो इस केस में आपका CO2 जो है ये HCO3 के कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करता है, ये आपके pH को भी रेगुलेट करता है। तो CO2 गैस जो है ये मीडियम में अगर डिजोल्व होती है तो ये HCO3 के साथ में रिएक्शन को इक्विलिब्रेट करती है और pH को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद में गैस रिक्वायरमेंट के बाद में अगर अपन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बात करें तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट में आपको पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टिश्यू कल्चरिंग के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 37 डिग्री सेल्सियस पे ही टिश्यू कल्चरिंग की जाती है, ठीक है। हमारे बॉडी में अगर स्किन और टेस्टिस को छोड़ दो तो बाकी सभी जगह पे टेम्परेचर आपका सेम होता है। बट अगर टेस्टिस और स्किन की बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है। हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 पे मेंटेन किया जाता है, इसलिए ह्यूमंस को या बाकी एनिमल्स को कंसिडर किया जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, है ना। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स मतलब इंडोथर्म्स,
जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म से ही टेम्परेचर को या हीट को क्या करते हैं, डिराइड करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोथर्म। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है इसके लिए टेम्परेचर कितना मेंटेन किया जाता है, 37। बट प्रॉब्लम आता है इक्टोथर्म के केस में, क्योंकि उनके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ में बढ़ता जाता है ना। तो सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ उनका टेम्परेचर अगर बढ़ते जाता है तो उस केस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सपोर्टिंग मीडियम, ठीक है। सपोर्टिंग मीडियम की आपको जरूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बोला है कि एनिमल टिश्यू कल्चरिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपका अलग होता है, और सस्पेंशन कल्चर में आपका एनिमल सेल ग्रो नहीं कर सकता, उसको पर्टिकुलर सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो जैसे अपन सेल की बात करते तो सेल जो है ये दूसरे सेल के साथ में सेल अडेजन मॉलिक्यूल से सेल जंक्शन फॉर्म करता है, और ये आपका मैट्रिक्स के साथ में भी इंटरेक्ट करता है। तो जो कंडीशन आपको इन विवो मिल रही है वही कंडीशन आपको इन विट्रो भी देनी पड़ेगी, तभी आपका एनिमल सेल ग्रो करेगा। तो यहाँ पे अलग अलग मीडियम को आप यूज करते हो, जैसे आप ग्लास बीड्स को आप यूज कर सकते हो, जिसके सरफेस के ऊपर निगेटिव चार्ज होने के कारण आपकी जो सेल है ये ग्लास बीड्स और प्लास्टिक बीड्स के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आप ग्लास बॉटल या प्लास्टिक बॉटल भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्लास बॉटल या प्लास्टिक बॉटल्स भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में मेटेलिक प्लेट्स जैसे पैलेडियम एंड मेटेलिक प्लेट्स और सरफेस भी यूज किए जाते हैं, जिसके साथ आपका जो सेल रहेगा ये एड्सॉर्ब होगा। बट 90% केसेस में, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली यही यूज किए जाते हैं, ग्लास और प्लास्टिक बिट्स और बॉटल, ठीक है। उसके बाद में फीडर लेयर। फीडर लेयर क्या होता है, तो जैसे अपन ने बोला है कि एक पेट्री प्लेट है, और ये पेट्री प्लेट के ऊपर पहले से ही एक सेल ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे इनका मोनोलेयर फॉर्म हो गया, और ये जो मोनोलेयर फॉर्म करते हैं इनको ही बोला जाता है फीडर लेयर। और ये जो फीडर लेयर है इसके ऊपर हम हमारा टिश्यू जो है उसको ग्रो करेंगे। तो इसको फीडर लेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट ग्रोथ फैक्टर को प्रोवाइड करता है, इसको आपके एक्सप्लांट को, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट को, अलग अलग फैक्टर को प्रोड्यूस करता है और आपके टिश्यू के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग फीडर लेयर के एग्जांपल्स है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल माउस एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट,
इसका मोनोलेयर जो है इसको यूज किया जाता है। उसके बाद में फिटल इंटेस्टाइन, फिटल इंटेस्टाइन का फिटल लेयर यूज किया जाता है। उसके बाद में ग्लियाल सेल, ठीक है, उसके बाद ग्लियाल सेल, इसका फिटर लेयर आप यूज कर सकते हो। जो यहाँ पे अलग अलग सेल के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे एपिथेलियम हो गया। उसके बाद में न्यूरॉन्स की ग्रोथ अगर आपको करनी है तो उसके लिए फिटर लेयर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इन दिस वे हमने एनिमल टिश्यू कल्चरिंग जो है इसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में पड़ा कि आपको 9 इसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और कोई कोई टिश्यू को आपको सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड या फिर टायरोसिन भी देना पड़ता है। विटामिन प्रोवाइड करने पड़ते हैं, सॉल्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, ग्लूकोज सीरम प्रोवाइड करना पड़ता है ना। तो ये सारे कंटेंट आपके मीडिया में आने चाहिए, तभी आपका टिश्यू ग्रो होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मीडिया, हम 2 टाइप के मीडिया यूज करते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मीडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें सारे कंपोनेंट नेचुरल होते हैं, जैसे ब्लड क्लॉट हो गया, बायोलॉजिकल फ्लूइड हो गया, टिश्यू एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो बायोलॉजिकल फ्लूइड में आप अलग अलग फ्लूइड यूज करते हो, उसमें से मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है सीरम, ठीक है। और सीरम आप अलग अलग टाइप के सीरम यूज करते हैं, जैसे ह्यूमन ब्लड सीरम, काफ या हॉर्स ब्लड सीरम। बट इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है फिटल काफ सीरम। टिश्यू एक्सट्रैक्ट जो है इसमें चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट, बोवाइन एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है, जो अमीनो एसिड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोवाइड करता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि हर एक मीडिया में, हर एक बैच में क्या होता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। क्योंकि आप सीरम का सोर्स चेंज करोगे तो आपका कंपोजिशन चेंज होगा। सीरम आप कब ले रहे हो या ब्लड सैंपल आप कब ले रहे हो, तो उसके ऊपर भी आपका कंपोजिशन डिपेंड करता है। इसको मोस्टली यूज किया जाता है ऑर्गन कल्चरिंग के लिए। बट आर्टिफिशियल मीडिया जो है इसका जो यूज है ये बहुत ज्यादा किया जाता है तब जब आपको कुछ तो भी एक्टिविटी डिटरमाइन करनी होती है, स्पेसिफिक स्टडी करनी होती है। तो इसका आर्टिफिशियल मीडिया का पर्पस क्या होता है कि अगर आपको इमीडिएट सर्वाइवल के लिए मीडिया बनाना है तो अपन बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, और उसमें अगर आपने सीरम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड किया तो वो प्रोलॉन्ग सर्वाइवल के लिए मीडिया हो जाता है। इंडिपेंडेंट ग्रोथ या स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए आर्टिफिशियल मीडिया को यूज किया जाता है। और आर्टिफिशियल मीडिया के हमने 4 टाइप पढ़े, विद सीरम, विदाउट सीरम, केमिकली डिफाइंड एंड प्रोटीन रिच मीडिया, ठीक है। तो इसमें भी अपने एडवांटेजेस इसके देखे थे और डिसएडवांटेज अपने डिस्कस किए थे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिफिशियल मीडियम जो है, ठीक है, इसके बाद में गैस रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा था। गैस रिक्वायरमेंट आपका ऑक्सीजन CO2 का होता है, और CO2 SO3 के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करता है, पीएच को डिक्रीज करता है। तो टेम्परेचर इंडोथर्म के लिए हम 37 यूज करते हैं, बट आपका एक्टोथर्म के लिए वो वेरी हो सकता है। सपोर्टिंग मीडियम जो है इसमें आप ग्लास बीड्स या फिर प्लास्टिक बीड्स यूज कर सकते हो। ग्लास बॉटल्स या प्लास्टिक बॉटल्स भी आप यूज कर सकते हो, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट आपके सेल को। सेल जो है ये मेनली कोलेजन को प्रोड्यूस करता है, जो आपके नियर बाय सेल या मैट्रिक्स के साथ में इंटरेक्ट करता है, ठीक है। पैलेडियम और मेटेलिक सरफेसेस को भी यूज किया जाता है, बट इसका यूज बहुत कम है, मोस्टली प्लास्टिक और ग्लास बीड्स और बॉटल को यूज किया जाता है। उसके बाद में स्पेसिफिक टिश्यू, फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू या नर्व सेल को अगर आपको ग्रो करना है तो उसके लिए आपको ग्लियाल सेल का सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, जो एक फीडर लेयर की तरह काम करता है। नर्वस सिस्टम जो है इट इज प्रोटेक्टेड बाय द ग्लियल सेल। वो ग्लियल सेल जो है ये नर्वस सिस्टम को या नर्व सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। उसके बाद में आयनिक ग्रेडियंट को स्टैब्लिश करके रखता है। तो ये सारे फंक्शंस ग्लियल सेल के हैं। तो ये टिश्यू कल्चरिंग में भी आपके नर्व सेल को हेल्प कर रहा है। तो ये सपोर्टिंग का काम कर रहा है, जिसको फीडर लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे आपका जो फीडर लेयर रहेगा ये न्यूट्रिएंट ग्रोथ फैक्टर या अदर सेक्रेशन प्रोवाइड करता है जो आपके ग्रोथ को इंड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो बेसिक रिक्वायरमेंट था एनिमल टिश्यू कल्चर का वो यहाँ पे खत्म हो गया। अपन नेक्स्ट वीडियो में प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है, सेकेंडरी सेल कल्चर क्या होता है, ठीक है, फाइनाइट सेल लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट सेल लाइन क्या होता है, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे।